अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अकेला ही पॉलिटिकल डायरीज़ में। इरफान हाशमी की तबीयत नासाज है। इरफान हाशमी शो में भी आपने देखा होगा कल भी प्रोग्राम नहीं आ सका और पॉलिटिकल डायरीज़ में भी नागा हो गया। ताज़ा तरीन इशूज़ जो मेन मीडिया स्ट्रीम पे नहीं आते और हक़ाइक़ तोड़ मोड़ पर बयान किए जाते हैं, हमारी कोशिश होती है आप तक असल हक़ाइक़ और जो ख़बर सच्ची है और जो आपको पर्दा उठा दे कि बात क्या है पहुंचाई जा सके। आज 2-3 इश्यूज़ हैं आपके साथ बात करने के लिए। सबसे पहला, सोनिया सदफ़ पे हमने प्रोग्राम किया था और वाज़े तौर पर कहा था कि ये सोनिया सदफ़ किसी पॉलिटिकल एजेंडे पे हैं और उनका किरदार आपके सामने आ गया। उनकी अपने ट्विटर अकाउंट से, ट्विटर हैंडल से चीज़ें क्लियर हो गई कि उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कहीं ना कहीं है और जो तरीक़ाकार बाकायदा बनाया गया उसका मकसद मिलाइन करना था, गवर्नमेंट की कारकर्दगी के पर्दा उठाना था या झूठ और सच दिखाना था। रिपोर्ट पेश कर दी गई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, जिसमें सोनिया सदफ़ को कसूरवार ठहराया गया है। उसकी प्लानिंग हमने आपको पहले बता दी थी कि पहले एक बूढ़ी औरत ने बरसी गर्जी फिरदौस आशकवान पे कि चीनी के लिए कितना जलील होना पड़ रहा है और उसके बाद जान के डिले करके सोनिया सदफ़ आई और जो कुछ हुआ आप सब ने देख लिया और तस्वीर का एक रुख दिखाया गया। ब्यूरोक्रेसी इकट्ठी हो गई, जवाद रफ़ीक चीफ सेक्रेटरी भी उसका साथ देने लगे, लेकिन असल हक़ाइक़ तो आप तक आ नहीं सके। वो असल हक़ाइक़ आप तक पहुंचा दिया। हमने ये सारी बात कर दी थी, हमने इसका सियासी पहलू, इखलाकी पहलू और नज़रियाती पहलू ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं आपके सामने। अब डिपेंड करता है कि वज़ीर आज़म इस पर क्या एक्शन लेते हैं। फिर एक और अखबारदार ख़बर गर्म है कि वज़ीर आज़म ने जो हमारे एम्बेसडर्स हैं फ़ॉरेन ममालिक के अंदर, उनसे गुफ्तगू की, उस पर बड़े एतराज़ात आए हैं, लेकिन वो दिल की बातें कर रहे हैं। अब उस पर क्या इश्यूज़ हैं उस पर एक अलग डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके लिए एक अलग प्रोग्राम चाहिए जिसमें पूरे क्या कंसर्न थे, सऊदी एम्बेसी में क्या हो रहा था, यूएई एम्बेसी में क्या हो रहा था, अवामी मसाइल क्या थे, दिखते और दिखते। पहली दफ़ा इस लेवल के ऊपर आकर इमरान खान एक पॉजिटिव स्टेप लिया है, जो कि क्लास वही एलीट क्लास बैठी है ना, एम्बेसडर्स वगैरह सारे आपके, तो उनका नुक्ता नज़र कुछ और है और वो बातें कुछ और कहना चाहते हैं। जो असल शक्ल थी कि वो कोऑपरेटिव होने चाहिए, वो एक तरह से आपके सर्वेंट हैं। सर्वेंट से मैं ये नहीं कह रहा कि मुलाजिम ज़ाती हैं, दे आर पब्लिक सर्वेंट, आपको आसानी और आसाइशें फराहम करते हैं। इस पर तफसीली बात होगी। अगली जो बात आपसे डिस्कस करने वाली वो बड़ा अहम इशू है। जस्टिस मंजूर मलिक साहब जस्टिस काजी फ़ाइसा का केस देने के बाद रिटायर हो गए। उसमें आपने नसीम हसन शाह की बातें सुन ली, दबाव के हवाले से इंडियन पार्लियामेंटेरियन का भी सुन लिया कि प्री रिटायरमेंट से पहले जो जजेस हैं लुक्रेटिव पोस्ट लेनी है, कोई एडवांटेज लेना है, लाजमी नहीं इस गवर्नमेंट में। मंजूर मलिक साहब का ताल्लुक ये तो है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं। वो यकीनन याद रखिएगा, ये तारीखी बात है कि वो जब PMLN इक़्तिदार में आएगी तो कहीं ना कहीं जगह वो जॉब में होंगे। वो हो सकता है कोई ट्राइब्यूनल हो, कोई हो सकता है कोई और कमीशन हो या इस तरह की कोई और चीज़ें होंगी जहाँ वो जॉब एंजॉय कर रहे होंगे। उनके जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में 2 असामियाँ खाली हो गई। जजेस 17 हैं, चीफ जस्टिस इंक्लूड करने के बाद 2 असामियाँ खाली हो चुकी हैं। जस्टिस फैसल अरब रिटायर हुए हैं पिछले साल और उनके रिटायरमेंट का अगर वो वहाँ होते तो मेजॉरिटी फ़ैसला शायद जो जस्टिस काजी फ़ाइसा में आता शायद ना आता। रिटायरमेंट होने के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन साथ शामिल हुए इस बेंच में और 6-4 से रिव्यू जो है मंजूर हो गई और फैसला सेट असाइड हो गया। अब चूँकि 2 असामियाँ मौजूद हैं, आर्टिकल 172 बड़ा क्लियर है, 177 जो है इस बारे में बड़ा क्लियर है। जजेस सुप्रीम कोर्ट की तैनातियाँ 5 साल हाई कोर्ट के जज रहा हो, 5 साल हाई कोर्ट का जज और या वकील 15 साल। यहाँ क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड नहीं है,
जैसे मैं हाई कोर्ट में आर्टिकल 193 के हवाले से बता चुका हूं कि वो सिर्फ खाली लिखा हुआ है 45 साल एज और 10 साल का वकालत का तजर्बा या सेशन जज। वो आर्टिकल 62 और 63 की क्वालिफिकेशन नहीं है। जो पैरामीटर होने चाहिए, टैक्स डिफॉल्टर ना हो, दोहरी शरियत ना हो, कोई पर्चा ना हुआ हो, कंट्रैक्ट में सजा ना हुई हो, टैक्स बैंक डिफॉल्टर ना हो, नौकरी से निकाले ना गए हो, मॉरल टर्पिट्यूड पे सजा ना हुई हो, वो तकरीबन 62-63 बड़े राइडर लगे हुए हैं सारे, लेकिन वो जजेस की तैनाती के हवाले से नहीं है। तो जब हाई कोर्ट से ही एलिवेशन होनी है, सुप्रीम कोर्ट के लिए अलहदा नई अपॉइंटमेंट होती है, 2 सीटें खाली होने के बाद अब चांसेस क्या हैं? पहले पैरामीटर था जो चला आ रहा था कि चीफ जस्टिस को लाया जाता था, लेकिन ये अल जिहाद ट्रस्ट, शरफ अफरीदी केसेस, बाकी सब में क्लैरिटी हो गई। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज है वो चीफ जस्टिस बनता है। आर्टिकल 175A की कंपोजिशन मौजूद है कि जुडिशल कमीशन ने कैसे तैनात करना है। अब जजेस जो तैनात कर रहे हैं लाहौर अपने हाई कोर्टों से, उसके लिए सीनियरिटी का प्रिंसिपल नहीं है। मैं माजी में ज़्यादा दूर नहीं लेकर जाता आपको। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे, उनकी बराह रास्त एलिवेशन हुई है और सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। वो हालांकि सीनियरिटी में गालिबन 4थे नंबर पर थे। फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस काजी अमीन, वो भी सीनियरिटी में नीचे थे और उनको और बड़ा अच्छा इजाफा है सुप्रीम कोर्ट में फौजदारी प्रोसीडिंग के कॉन्टेक्स्ट में। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जिन्होंने 6 जजेस के साथ अक्सरियती जजेस के साथ रिव्यू अलाउ किया, जस्टिस काजी फाइसा का, वो भी सिविल लॉ में बड़े एक्सपर्ट हैं, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। फिर जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर ने, फौजदारी में जितना अबूर इनको है, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, ज़हीन आदमी है, इनको भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। तो पैरामीटर बड़े वाजे थे, क्लैरिटी के साथ चीज़ें बड़ी ठीक थी। बड़ा शौक़ रहा जस्टिस वकार सेठ साहब को, जिन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ का केस किया और वो बड़े अजीबोगरीब से रिमार्क्स दिए लाश लटकाने के हवाले से। आपने वो सारा देख लिया। वो लाहौर हाई कोर्ट में मैं ही पेश हुआ था, वो सेटिसाइड हो चुका है फैसला, और वो अनलिटी इलीगैलिटी सारी रिकॉर्ड पे आ चुकी है। उन्हें बड़ा शौक़ था, उन्होंने ख़त लिखा बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, मुझे जज बनाया जाए। वो लालच और तमा, फिर वो बाकायदा पटिशन भी दायर की। बहरहाल वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन चूँकि हालात और वाक़यात सामने हैं, आपको पता होनी चाहिए, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या पोजीशन है, क्या हालात और वाक़यात और चीज़ें किस करवट जा रही। अगला एक प्रोग्राम बाकायदा तौर पर करना है, वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब का जो दौरा है बड़ा अहमियत का हामिल है, बैनुल-अक़वामी तौर पर भी और पाकिस्तान भी और इस्लामी दुनिया मुमालिक के हवाले से भी। और आपको पता है कि जस्टिस जनाब चीफ ऑफ द आर्मी सब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की क्या पोजीशन है, क्या क्रेडिबिलिटी है उनकी, कि लोग इन पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर ट्रस्ट करते हैं। और एक बेहतरीन सोल्जर के तौर पर, स्टेट्समैन के तौर पर आप उभरे हैं। सऊदी अरब तशरीफ़ आप ले गए हुए हैं, वहाँ हाई अप से बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, हम असर से भी मुलाकातें हुई हैं, और उसमें 2-3 कामों पे इश्यूज़ पे बात होनी है। एक तो यकीनन इस्लामी फ़ोबिया के हवाले से, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ जो है OIC को रीयूनाइट करना है, इकट्ठा करना है, ताकि एक मुस्लिम ब्लॉक के तौर पर ये सामने आ सके। फिर मुआशी हालात जो चल रहे हैं, फिर ईरान सऊदी अरब में जो सुलह का मामले में पाकिस्तान ने बड़ा एक अहम किरदार अदा किया है, उसको आगे कैसे लेके चलना है, और माशी तौर पर क्या चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। इमरान खान साहब ने भी तशरीफ़ लेके जाना है, लेकिन उससे पहले जनरल बाजवा साहब पे चूँकि ट्रस्ट बहुत है, पूरी दुनिया को, मुस्लिम उम्मा को बहुत ट्रस्ट है, और हालात और वाक़यात बेहतरी की तरफ वो बनाकर ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक इमर्जिंग इकॉनमी के तौर पर, एक स्टेट्समैन के तौर पर पूरी दुनिया में वो उभरे और सामने उसकी पोजीशन आए। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव जेस्टर है इस कॉन्टेक्स्ट में। मौलाना ताहिर अशरफी, शहबाज गिल चले गए हैं, उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग सारी की है, वो आप लोगों ने सारी देख ली है। जनरल बाजवा साहब भी इस वक्त मौजूद हैं, DGIS भी वहाँ पर मौजूद हैं, और आने वाले दिनों में आपके सामने बड़ी आएगी। पाकिस्तान के अंदर बाज़ार आपको पता है गर्म है, गवर्नमेंट आज जाने और कल आने की बातें हो रही हैं, लेकिन जैसे ही सऊदीया से होकर आएंगे तो यहाँ वो जो अफवाहें चल रही हैं वो गर्म है, वो सारी क्लैरिटी के साथ सामने आएंगी। शहबाज शरीफ, इरफान हाशमी शो पर यह बात कर ली है कि वो भी भागना चाहते हैं, लंदन में इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के कुछ चीज़ें डील करना चाहते हैं। वो भी आपके साथ आने वाले हालात में बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोशिश की है कि ज़्यादा ख़बरों को आप तक बता सकें
और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चीज़ें कोई राय हो, कोई सजेशन देनी हो आपने, ज़रूर आप टाइमलाइन पर जाकर नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।